नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में विज्ञान विषय में अध्याय 8 गति के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा से पहले हम लोगों ने गति के बारे में पिछली कक्षाओं में काफ़ी कुछ सीखा है और क्या क्या सीखा है एक बार हम लोग उस पर निगाह डालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था बच्चों की गति क्या होता है, फिर हमने सीखा था कि विरामावस्था क्या होता है, अगला फिर हम लोगों ने सीखा था कि सरल रैखिक गति क्या होती है। उसके लिए हम लोगों ने ये बात भी सीखी थी कि रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु क्या होते हैं या निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। फिर हमने ये भी जाना था कि कितने तरह की भौतिक राशियाँ होती। तो मुख्यतः हम लोगों को 2 तरह की भौतिक राशियाँ होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। फिर हमने उसके उदाहरण देखे थे कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ अदिश राशि में आती है और कौन कौन सी भौतिक राशियाँ सदिश राशि में आती है। उसी के उदाहरण के स्वरूप में हम लोगों ने देखा था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, कौन सी राशि जो है इसमें अदिश राशि आती है और कौन सी राशि इसमें दूरी जो है अदिश राशि में आती है, फिर और विस्थापन जो है सदिश राशि में आती है और क्यों ये दोनों अदिश राशि और सदिश राशि में आती है उसको भी हम लोगों ने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि वेग और चाल में क्या अंतर है, कि वेग क्यों सदिश राशि है और चाल क्यों अदिश राशि है, इसको भी हमने जानना था। फिर हमने ये देखा था कि असमान गति और एक समान गति क्या होती है, उसके बीच में अंतर को जानना था और उसको टेबल के माध्यम से पहचाना था और समझा था। तो बच्चों, इतनी बातें तो हम लोगों ने अभी तक गति के लिए जान ली, गति चैप्टर के बारे में जान लिया है। आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे त्वरण के बारे में। तो बच्चों, आप लोग बताइए, इससे पहले कभी त्वरण के बारे में सुना है क्या? अच्छा, सुना भी है और कुछ लोग नहीं भी सुना, कोई बात नहीं, आज हम लोग बात करेंगे। उसके बाद तो आप लोग त्वरण के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा, आप हर जगह समझ जाएंगे कि त्वरण का कहाँ पे प्रयोग हो रहा है और कहाँ त्वरण जो है आपके दैनिक जीवन में काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आप देखिए त्वरण क्या होता है। तो त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। क्या है बच्चों? त्वरण एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। यानी कि बच्चों, फिर से हम बात करेंगे प्रति इकाई समय, यानी कि पर यूनिट टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। जो हम एकांक की बात करते हैं ना, एक समय, एकांक समय, तो एक मतलब प्रति इकाई। ठीक है बच्चों, तो त्वरण को अगर हम सूत्र के माध्यम से ऐसे देखते हैं तो हम देखेंगे कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। ठीक है, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। ठीक है, हम इसको, अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगी तो हम लोग आगे इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए कि यदि एक वस्तु का वेग, देखिए यहाँ पे बात हम लोग जब त्वरण की कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेग में परिवर्तन, यानी कि अभी हम लोग पिछली कक्षा में देखा था बच्चों कि वेग में परिवर्तन, यानी जब यूनिफॉर्म मोशन में भी देखा था, एक समान गति में भी देखा था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति में भी देखा था क्या, कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी असमान गति में जो है वो वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कि किसी समय में उसका एक समान गति में तो वेग वही रह रहा था, वही गति रहती थी, लेकिन असमान गति जब था उसमें जो है वेग में परिवर्तन होता था। किसी समय में कोई और वेग या वेलोसिटी से कोई वस्तु चल रही है, फिर आगे जो है किसी और थोड़ी दूर पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है या वेग में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो त्वरण है ये उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया है बच्चों कि जो वेग में परिवर्तन होता है और ये जो वेग में परिवर्तन होने में जो समय लगता है बच्चों, वो होता है लिया गया समय। तो यदि एक वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग u है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब प्रारंभिक वेग की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं, u स्मॉल u। ठीक है, स्मॉल u लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, से t समय, और जहां समय की बात होती है बच्चों वहां पे t समय में, जब तक हमको क्लियर नहीं रहता कितना समय, तब तक हम उसको डिनोट करते हैं t समय, और जब तक हमको क्लियर नहीं रहता प्रारंभिक वेग एग्जैक्टली कितना है तो उसको हम क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u है, उसमें u से t समय में बदल कर v हो जाता है।
ठीक है। यानी कि बच्चों अगर कोई भी प्रारंभिक कोई वस्तु एक शुरुआती अवस्था में जहाँ से आप मेजर कर रहे हैं अपने निर्देशांक से, आप जो मेजर कर रहे हैं उस समय वो वस्तु अगर u वेग से है, ठीक है, उस वस्तु की वेग जो है वो उस समय u है, तो t समय के बाद में, वो t समय कितना भी हो सकता है बच्चों, तो t समय में के बाद में जब आप उसको पता लगाते हैं तो वो वस्तु का जो है वेग बदल के कितना हो जाता है, v हो जाता है बच्चों। v मतलब v जो है फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है बच्चों, ठीक है, अंतिम वेग को। तो वो कितना हो जाता है फाइनल वेलोसिटी का, v हो जाता है। तो त्वरण निम्न होगा। तो त्वरण को किस तरीके से तब हम निकाल सकते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, त्वरण को a, बच्चों त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है, इसलिए उसको a से डिनोट करते हैं। तो त्वरण जो है a से डिनोट करते हैं, तब उस समय जो त्वरण को a लिख देंगे और a इक्वल टू हो जाता है बच्चों v यानी कि फाइनल वेलोसिटी की जो बात है, जो अंतिम वेग उसकी रहती है जहां आप मेजर करते हो, जो अंतिम वेग है वो उसको v, तो जो अंतिम वेग होता है उसको माइनस करते हैं किस चीज से बच्चों, प्रारंभिक वेग से। तो प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों, u है, तो v माइनस u। और हमने ऊपर देखा क्या कि वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन, बच्चों परिवर्तन देखते हैं तो परिवर्तन में क्या होता है, हम लोग जनरली देखते हैं कि बाद में क्या स्थिति है वो पहले से कितनी बदल गई है। तो बाद वाली की स्थिति को बोलते हैं कि बाद वाला जो फाइनल वेलोसिटी को पहली वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग है उससे माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं t कितना है कि यानी t समय में कितना वेग में परिवर्तन हो गया। तो a इक्वल टू v माइनस u बाई t। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, फॉर्मूला क्या है बच्चों, a इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है बच्चों, अपान t। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या था, वो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो बच्चों ये v क्या है, अंतिम वेग है, ठीक है यहाँ पे, और ये आपका u है प्रारंभिक वेग। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा और भूलिएगा मत कि ये जब आप अंतिम वेग की बात करते हैं तो v जो है वो हमेशा अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं और u जो है प्रारंभिक वेग होता है। अच्छा बच्चे एक बात बताते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि a जो है मतलब एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, ठीक है, जैसे अभी हम बताए आपको, a जो है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं ना कि गाड़ी चल रही है तो थोड़ा सा बाइक को एक्सीलरेट करो ना, एक्सीलरेट करो मतलब वो त्वरित करो, त्वरण दो। तो जनरली हम लोग एक्सीलरेट बोलते हैं कि एक्सीलरेट करो यानी कि वेग में परिवर्तन करो। जब एक्सीलरेशन दबाते क्या होता है, गाड़ी तेज चलती है, ठीक है, तो यानी कि क्या होता है वहां पे वेग में परिवर्तन होता है। बच्चों जब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हम लोग त्वरण की बात करेंगे तो वहां पे हर जगह हम लोग वेग की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि त्वरण है बच्चों जो वो है वेग में परिवर्तन। ध्यान देने वाली वो गति या चाल में परिवर्तन नहीं होता, वो होता है वेग में परिवर्तन। और चूंकि बच्चों वेग जो है क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सदिश राशि होती है, तो वेग है जो सदिश राशि है ये देखिए। तो अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्या मैडम ने लगा दिया, तो बच्चों ये अब आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी, जब भी कोई सदिश राशि होती है बच्चों, तो सदिश राशि को दिशा दिखाने के लिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों यानी कि वो सदिश राशि है, ठीक है। तो हम लिख दिए इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा और अच्छे से आप लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे इस चीज़ को, वेक्टर क्वांटिटी को। फिलहाल यानी कि ये अगर ये वेग में परिवर्तन है बच्चों, तो वेग में परिवर्तन किस के समय अंतराल में, निश्चित समय अंतराल में। तो ये अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि समय जो है वो अदिश राशि है, ठीक है, पता ही हम लोगों के समय का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो ये अभी समय अदिश राशि है, तो ये चूंकि वेग में परिवर्तन है तो यहाँ एक्सीलरेशन यानी त्वरण भी जो है वो सदिश राशि होती है बच्चों। क्या होती है? ये भी सदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये भी सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, और ये यहाँ पे ये निकलता है a इक्वल टू v माइनस u बाई t से निकलता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग जाने कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वैसे ही जैसे कि SI यूनिट जो है वेग का कितना होता है,
मीटर पर सेकंड होता है, उसी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ आप लोग नीचे जो आप लोग लिखा देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में होता है, तो बच्चों हम लोग आप जाने हैं जैसा कि त्वरण जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है, तो जब भी बात यहाँ पे इसकी होगी तो यहाँ दिशा की भी बात होगी, और वेग भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में होती है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यानी पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और यदि यह वेग के विपरीत दिशा में होती है, यानी अगर कोई भी वस्तु वेग में है, ठीक है, आगे चल रही है, वेग में है, और त्वरण जो है उसके विपरीत दिशा में लगती है। कैसे लगती है आगे हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे बच्चों, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब वेग के विपरीत दिशा में त्वरण लगता है तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में। ठीक है, तो अब जैसे अभी हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था एक समान गति और असमान गति के बारे में, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे एक समान त्वरण और असमान त्वरण के। तो हम लोगों ने एक समान गति में बच्चों क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल हम लोगों ने देखा था कि जब समान समय अंतराल में कोई भी वस्तु समान दूरी तय करती है तो उसको बोलते हैं एक समान गति कर रहा है। उसी तरीके से जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई भी वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है और उसका अगर समान समय अंतराल में हम उसको मेजर करते हैं, पता लगाते हैं, तो उसका जो त्वरण है बच्चों, त्वरण, ठीक है, वहाँ त्वरण बच्चों कभी कभी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। कहते हैं ना गाड़ी में एक्सीलरेटर हम लोग कभी तेज लगाते हैं तो कभी उसको धीरे ब्रेक लगा के जब थोड़ा ब्रेक लगाते हैं ना बच्चों तो त्वरण उसका कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर समान समय अंतराल में समान रूप से घटता, ये त्वरण, जब त्वरण की बात कर रहा है तो घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? आप देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नीचे दो पर्सन दिख रहे हैं, दो व्यक्ति, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कभी किया? क्या कर रहे हैं बच्चों? हाँ, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी किया है क्या? अच्छा चलो, कोई किया होगा, कोई नहीं भी किया होगा, लेकिन देखा तो जरूर होगा। करते हुए नहीं होगा तो टीवी में तो देखा होगा जरूर से। ठीक है, तो उस समय क्या होता है? उस समय होता यही है बच्चों कि जब कोई इस तरीके से करता है तो ऐसा लगता है जैसे ना पटाख जब वहाँ से खुलता है अचानक से वो, तो फिर उसके बाद जब लगता है कि एकदम ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, यानी गिर रहे हैं हम, यानी हमें लगता है कि हमारा पे अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, हमको गिरा रहा है कोई, ऐसा फील आता है। तो उस समय स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कंडीशन होती है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पे उस समय क्या होता है कि उस समय बच्चों सिर्फ ग्रेविटी लगता है, वो आगे हम लोग देखेंगे आगे की कक्षाओं में। ठीक है, उसमें होता क्या है कि वो एक ही समान गति वेग से कोई भी चीज़ वस्तु नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति लोग ऐसा लगता है गिरती है, गिरते नहीं, वो तो बचाया रहता है वो, लेकिन वो कंडीशन जो है वो स्वतंत्र रूप से गिरने की कंडीशन या फ्री फॉल की कंडीशन होती है, उस समय वो एक समान त्वरण की कंडीशन बनती है। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा उदाहरण आप देखिए, दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जब बास्केटबॉल सभी लोग खेले ही होंगे कभी ना कभी आप लोग। ठीक है, तो बास्केटबॉल में जब बॉल डालते हैं तो जब डालते हैं तब तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही बॉल जो है ये बास्केट में आने को होती है ना, तो उस समय उसके बाद बास्केट में आते ही वो जब नीचे के लिए होती है तो उस समय एक त्वरण जो ग्रेविटी का रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, गुरुत्वाकर्षण रहता है बच्चों, वो आगे आप लोग देखेंगे, लेकिन वो उस समय जो त्वरण है वो एक समान त्वरण रहता है। ठीक है, वो एक ही समान त्वरण से फिर वो नीचे पे गिर जाती है वो बॉल। तो ये दोनों स्थिति जो है एक समान त्वरण का उदाहरण है। उसी तरीके से आप अगला देखिए बच्चों, असमान त्वरण का। असमान त्वरण में देखिए कि एक वस्तु जब असमान त्वरण से चलती है कब? जब उसका वेग जो है असमान रूप से बदलता है। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा था, हाँ वहाँ तो गति की बात हो रही थी बच्चों, लेकिन यहाँ हम जब वेग की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चाल के साथ साथ में डायरेक्शन है, तो जहाँ चाल विद डायरेक्शन
तो जब भी स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, ठीक है, यानी चाल जब दिशा के साथ बात करते हैं तब वो वेग का सूचक होता है। तो जब कोई वस्तु जो है असमान त्वरण से चलती है, यानी कि वो कब होती है, जब वो असमान रूप से उसका वेग बदलता है, तब ऐसी स्थिति में उसको असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, कि वो वस्तु असमान त्वरण से चल रही है। जैसे उदाहरण के रूप में बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे जो कार है, तो ये कार है, ये कार जो है सीधी सड़क पर चलती हुई समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है। यानी कि जब ये कार चल रही है तो थोड़ी दूर जो है बहुत तेज चल रही है, एक्सीलरेट हो रही है खूब तेज, फिर कोई सामने दिख जाता है तो थोड़ी ब्रेक लगा के उसको डिसेलरेट कहते हैं बच्चों, उसका त्वरण कम करना बोला जाता है, तो उसको फिर त्वरण कम करता है, फिर उसके बाद फिर से आगे बढ़ाता है, थोड़ा सा सामने कोई नहीं दिख रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर समान समय अंतराल पे उसकी जो दर है, यहाँ पे बच्चों वेग की बात होगी यहाँ पे, तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है असमान तरीके से, तो ऐसी कंडीशन को असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। इसमें आप का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा एक समान त्वरण और असमान त्वरण के का, और आप आगे के और भी प्रश्न त्वरण से संबंधित कर पाएंगे, इसलिए ध्यान से इसको देखिए और साथ साथ में करिए भी। ठीक है, तो उदाहरण कुछ ऐसे है बच्चों कि विरामावस्था से राहुल नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, तो विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। ठीक है, विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। ठीक, फिर क्या होता है? वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अच्छा बच्चों, आप लोग साइकिल तो चलाए ही होंगे निश्चित। होता क्या है, मान लीजिए आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो एकदम विरामावस्था मतलब एकदम रेस्ट कंडीशन पे शुरू करते हैं, एकदम साइकिल खड़ी रहती है। उसी तरीके से राहुल भी साइकिल खड़ी थी, उसको चलाना शुरू करता है। 30 सेकंड में जो है, अगले 30 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगले 30 सेकंड की जब बात करते हैं वो 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। उसके बाद क्या होता है, 6 सेकंड के बाद में 30 सेकंड के बाद में वो क्या होता है, उसको ब्रेक लगाता है। सामने कोई आ गया होगा, ठीक, तो ब्रेक लगाता है, तो एकदम से पूरा ब्रेक नहीं लगा लेता, ब्रेक लगा के थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी कम करता है। बच्चों यहाँ वेलोसिटी की बात हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ वेग की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेग या वेलोसिटी, राइट। तो अगले 5 सेकंड में, अगला जो 5 सेकंड हो रहा है, 30 सेकंड के बाद जो अगले 5 सेकंड में क्या करता है, वो ब्रेक लगा के थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी कम कर देता है और क्या हो जाता है वेग उसका 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहली देखो बच्चा, आप लोग यहाँ पे 2 स्थिति बनती है। पहली स्थिति में क्या होता है, पहली स्थिति में विरामावस्था से चल के वो 30 सेकंड में क्या करता है, 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। पहली स्थिति बनी बच्चे। और दूसरी स्थिति क्या हुई है इसकी बच्चों, कि जब दूसरी स्थिति में वो क्या करता है, दूसरी अवस्था में वो फिर ब्रेक लगाता है, वो ब्रेक लगाता है और साइकिल का वेग जो है, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं बच्चों, बार बार कह रहे हैं, पूरा एकदम ब्रेक लगा के रोक नहीं देता है, थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। तो आप भी साइकिल चलाते समय ध्यान देते होंगे कि जब आपको वेलोसिटी को कम करना होता है, वेग को कम करना होता होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लगाते हैं ताकि आपका वेग कम हो जाता है। तो उस पर ब्रेक लगाता है तो अगले 5 सेकंड में कम होकर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये दूसरी अवस्था है। तो ये आपको बोलता है कि दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। यानी ये दोनों स्थितियों में अब आप बताइएगी कि साइकिल के त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों आपने ध्यान दिया था क्या, कि राहुल जो है सबसे पहले वो विरामावस्था पे था। क्या था? विरामावस्था पे था। तो विरामावस्था पे था यानी कि वो यानी कि प्रारंभिक वेग उसका क्या हुआ बच्चों, विरामावस्था मतलब जब वो शुरू कर रहा है, तो शुरू कर रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हुआ बच्चों, प्रारंभिक वेग हुआ u = 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, क्या बात हुई है उसमें, फिर ये बोला है कि अगले 30 सेकंड, यानी कि जो समय अवधि है बच्चों वो क्या किया था, 30 सेकंड की बात किया था। ठीक है, तो अगले
30 सेकंड में बच्चों क्या किया है, 30 सेकंड को बच्चों ऐसे भी ऐसे हम लोग आगे लिखेंगे, ठीक। 30 सेकंड में वो क्या किया, वो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, वेग कितना प्राप्त कर लिया था, वो कितना प्राप्त किया था, 6 मीटर पर सेकंड। कितना किया था, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो वो अगले 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। तो ये पहली स्थिति बनी थी बच्चों, ये फर्स्ट केस है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये पहला केस है, ये पहली स्थिति थी। तो पहली स्थिति में विरामावस्था से कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड, कितने समय में बच्चों, t = 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में इसको त्वरण की बात किया तो त्वरण कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग तीर लगा भी सकते हैं समझने के लिए, और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट आपको समझ के रखना है कि ये सदिश राशि है, ठीक है। चलिए, तो v - u = t, अभी आपने फार्मूला देखा, ठीक है। तो उसमें समीकरण आता है v - u/t। तो v क्या है बच्चों, अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग v यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है बच्चों, अंतिम वेग है ये, ठीक है, डोंट यू फॉरगेट, ठीक। चलिए, ये अंतिम वेग है, तो यहाँ पे ये v है जो है, यहाँ पे कितना हो गया, ये v यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। और u कितना है बच्चों, यहाँ पे 0 है, बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, ये 0 है। फिर ये डिवाइडेड बाई t है, t कितना है यहाँ पे, 30 सेकंड है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड लिख दिया, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, अब इसको डिवाइड करिए आप, ये 0 हुआ, 6 हो गया यहाँ पे, तो कितना बचा, 6/30 बचा कि नहीं, 0 बराबर 6 - 0 हो गया। यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखिए, यहाँ पे सेकंड लिखिए, ठीक है बच्चों। फिर ये यहाँ पे आप इसको करिए, क्या कितना आएगा बच्चों, ये 1/5 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.2। अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग जाने हैं, और कैसे हुआ ये भी जान लीजिए, मीटर पर सेकंड, और फिर उसको डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो कैसे होगा बच्चों, मीटर है, पर सेकंड है, फिर सेकंड है, तो ये कैसा हो जाता है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, अब तो होशियार हो गए आप लोग सब लोग, ये मीटर, ये इस तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पहली स्थिति में एक्सीलरेशन कितना होगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरी स्थिति एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों, पहली स्थिति में एक्सीलरेशन कितना मिला था हमारा, त्वरण a = 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दूसरी स्थिति क्या है बच्चों, अब दूसरी स्थिति की बात करें, अब क्या है, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दूसरी अवस्था में बच्चों, अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक वेग कितना हुआ, u = 6 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि अब जो दूसरी स्थिति में वो की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ शुरू हो रही है जब वो उसने वेग प्राप्त कर लिया है 6 मीटर पर सेकंड की। तो यानी उस समय हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस समय की हम बात करेंगे, तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, u = 6 मीटर पर सेकंड की। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखना होगा कि हम किस बिंदु की बात करें, किस पॉइंट की बात करें, किस समय की शुरुआत से हम समयावधि की बात कर रहे हैं। तो दूसरी स्थिति कब से शुरू हो रही है, जब वो 6 मीटर पर सेकंड की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, या वेग को प्राप्त कर लिया है। तो 6 मीटर पर सेकंड उसकी प्रारंभिक वेग उस समय हो गई। उसके बाद क्या बोला है कि वो फिर ब्रेक लगाता है, धीरे से ब्रेक लगा रहा है, और 5 सेकंड के बाद धीरे जब ब्रेक लगाते धीरे धीरे ब्रेक लगा रहा है, मान लो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी यानी वेग कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। यानी अंतिम वेग उसकी इस अवस्था में क्या हो गई, जब 5 सेकंड के बाद, समयावधि यहाँ पे 5 सेकंड रखी गई है, और अंतिम वेग है इसका 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। यानी कि पहले इसका वेलोसिटी यानी वेग ज़्यादा था, और फिर उसके बाद इसका वेग कम हो गया क्योंकि ब्रेक लग गया है थोड़ा सा उसमें, फिर उसकी वेलोसिटी उसकी या वेग कम होके 4 मीटर पर सेकंड आ गया है, ठीक है बच्चों। तो कितनी समयावधि लगाया है इसमें, 5 सेकंड। तो इसका समीकरण क्या हुआ बच्चों, और किस तरीके से आता है करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये दूसरे केस की बात हुई। दूसरे केस में क्या हुआ था कि जब वो उसकी राहुल की स्थिति क्या 30 सेकंड के बाद जो बात यहाँ पे उस समय से शुरुआत की बात की जा रही है, तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया था, 6 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया था, 6 मीटर
पर सेकेंड। अच्छा बच्चों एक बात बताएं, जब ये क्या चाहे आप 6 मीटर पर सेकेंड लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो 6 मीटर और ये सेकेंड पे जब -1, मैथ में आप लोग पढ़े हैं ना, इसको इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे पर भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे तो बात ही वही रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से एक्सीलरेशन में भी हम यहाँ -2 का अभी आगे बताते हैं, ठीक है। तो u जो है वो आपका फिर क्या हुआ, कितनी समयावधि, 5 सेकेंड, कितनी 5 सेकेंड में कितनी इसकी वेलोसिटी हो जा रही है, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रही है, किया जा रहा है। फिर कितना हो जाता है बच्चों, 4। अब ऐसे में एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन बराबर, देखो वेक्टर हम लगाएंगे भी, यहाँ पे हम नहीं लगाते इस वाले केस में, ठीक है, क्योंकि आपका अंडरस्टूड रखिए इसको कि ये जो है वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी मतलब यानी ये सदिश राशि है। बच्चों हिंदी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं अदिश राशि को, और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं बच्चों, क्योंकि उसके ऊपर फिर वेक्टर लगता है सदिश राशि को, ठीक है। तो v - u/t, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए इस केस में v कितना हो गया, जैसा कि यहाँ पे देखें अंतिम वेग है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, v क्या है, अंतिम वेग है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो अंतिम वेग इसकी कितनी हो गई, 4, ठीक है। फिर उसके बाद u प्रारंभिक वेग कितनी थी, 6, ठीक है। और कितने समय में ये हुआ है बच्चों, 5, ठीक है, बिल्कुल। अब ये माइनस करें, 4 - 6 में अब क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वो ज़्यादा था फिर कम हो गया, तो कम में से ज़्यादा को करना है, तो क्या करना है अभी, ये नहीं समझना है, इतने तो आप लोग स्मार्ट हो ही। चलो -2/5 हो गया ना बच्चों। तो बच्चों -2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस, फिर पॉइंट, फिर 4, ठीक है। ये तो फटाक से आप लोग कर लेंगे। अब इसका यूनिट लिखना जरूर करना है, भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे भी स्टेप में भी आपको करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा आपके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो गया, -0.4 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर को बच्चों यहाँ भी यहाँ -2 करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे -1 करके किए हैं ना, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये माइनस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस साइन आपको बताता है कि त्वरण घटा हुआ है, ये रिटार्डेशन होता है बच्चों, त्वरण घट गया है। तो यानी कि ये नेगेटिव साइन में, यानी कि जब आप, क्योंकि यहाँ दिशा की बात है बच्चों, तो यानी त्वरण जो है माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा कि त्वरण किस तरीके से निकालते हैं और त्वरण को के कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। इसलिए आपको अपना ये जांच करने के लिए कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको होमवर्क के लिए ये प्रश्न रहेगा आपका, ठीक है। प्रश्न नोट कर लीजिए कि एक कार 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर 10 सेकंड में पहुंचती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। किस चीज़ का त्वरण ज्ञात कीजिए, उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए कि वो कितने त्वरण का प्रयोग करके वो 7 किलोमीटर 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर पहुंचती है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है और असमान त्वरण क्या होता है, और हम लोगों ने क्या सीखा कि त्वरण को समीकरण की मदद से किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि अब आप लोग त्वरण से संबंधित और भी प्रश्न को आप करेंगे, और भी अभी तो हमने होमवर्क दिया है, और भी आप लोग अभ्यास इसको करिएगा ताकि आप लोगों का इसकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो बच्चों हम लोग आगे और भी गति के कुछ और जानकारियों के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते रहिए। नमस्कार।